Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मेडा. तो फ्रेंड्स, हाउस योर, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल सबका? आ जाइए जल्दी से, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से हमें. जनरल अवेयरनेस, ये क्लास है हमारा जनरल अवेयरनेस का. तो जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क. और आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस को लेकर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. गुड इवनिंग मनोज जी. टाइम क्यों चेंज कर दिया? टाइम थोड़ा सा शेड्यूल था, तो आई थिंक आप कंफर्टेबल हो गए. पहले 3 बजे था, अब 4 बजे है, तो हो जाता है. आ जाइए बाकी लोग भी जल्दी से. स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ये सेशन. चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ. ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन. ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन. भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी किस शहर के अंदर है? इनमें से किस शहर के अंदर है भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी? रेलवे विश्वविद्यालय, रेल यूनिवर्सिटी किस शहर के अंदर है? इंडिया की पहली रेल यूनिवर्सिटी. तो देखिए, रेलवे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे की हम बेसिकली बात करें तो इंडिया में जो रेल सिस्टम था दैट इज बेसिकली 1853 में इंडिया में पहली ट्रेन चली थी. कहां से कहां तक? बॉम्बे टू थाने. बॉम्बे टू थाने पहली रेल चलाई गई थी. फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन कब? बॉम्बे टू थाने. और पूरे के पूरे रेल सिस्टम को, पूरे के पूरे रेल सिस्टम को इंडिया में कौन ऑपरेट करता है? इंडिया में ऑपरेट करता है रेलवे बोर्ड. रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड इंडिया में रेल सिस्टम को ऑपरेट करता है. रेलवे बोर्ड. अब रेलवे बोर्ड कब बना? रेलवे बोर्ड बना 1853 में, क्योंकि पूरे रेल सिस्टम को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेलवे बोर्ड का. और रेलवे बोर्ड के अंदर काम करते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन. द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इज वीके यादव, विनोद कुमार यादव. वीके यादव ये कौन है? ये रेल बोर्ड के चेयरमैन है, विनोद कुमार यादव. तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली रेल यूनिवर्सिटी ये कहां बनाई? ये बनी है वडोदरा गुजरात के अंदर. ये कहां बनी है? ये बनी है वडोदरा गुजरात के अंदर. इंडिया की पहली रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है विजय रूपाणी. विजय रूपाणी. तो आई थिंक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज क्वेश्चंस के आंसर करिए, क्वेश्चंस के आंसर करिए. नहीं आता कोई बात नहीं, यू कैन राइट स्किप. आप स्किप लिख दो बट आंसर करो. बट हमें बताओ आपको डाउट क्या है. वी आर हियर विद यू. हम यहां पर आपके लिए ही हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार. तो इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? कौन सा राइट टू हमारा जो फंडामेंटल राइट है नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए ऑप्शन वाइज देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करें, संघ बनाने का अधिकार तो हमें देता है हमारा फंडामेंटल. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली संघ बनाने का जो अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल राइट ही है. वी कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन, एनी टाइप ऑफ ग्रुप, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट. उसके बाद दिया हुआ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. तो शिक्षा का अधिकार भी तो है, शिक्षा महत्वपूर्ण है. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल राइट है ये आपका, शिक्षा ग्रहण करना ये आपका अधिकार है. उसके बाद बात आती है किसकी? राइट टू लाइफ की. राइट टू लाइफ की, जीवन के अधिकार की.
तो राइट टू लाइफ भी हमारा फंडामेंटल राइट ही है, राइट टू लाइफ। उसके बाद क्या आता है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये बात भैया यहां पर कुछ जचती नहीं है। संपत्ति का अधिकार तो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं होता। द राइट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारा राइट आंसर, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रिंस मिश्रा जी, चलिए, थैंक यू प्रिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आई अगेन सेड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आप पूछिए हमसे अगर आपको कोई भी डाउट है, और कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? फिस्कल पॉलिसी को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं, राजकोषीय नीति या फिर वित्तीय नीति, इसको वित्तीय नीति भी बोलते हैं, राजकोषीय नीति भी बोलते हैं। तो कौन इंडिया में इसको रेगुलेट करता है? कौन इसको इंडिया में रेगुलेट करता है? तो आंसर आया हमारे पास सयंतन माना जी का सी। तो देखिए बेसिकली दो तरह की पॉलिसी होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास क्या, फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा होता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज व्हाट, क्या ये क्या होता है हमारे पास, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं यहां पे। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, राजकोषीय नीति या फिर वित्त नीति, और मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो देखिए मनोज जी भी बोल रहे हैं सी। देखो बच्चों क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली काम होता है महंगाई दर को कंट्रोल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बट फिस्कल पॉलिसी, सरकार जो पैसा देती है, सरकार जो प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे बजट वगैरह हो गया, या फिर सरकार जो टैक्सेशन पॉलिसीज में अमेंडमेंट करती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। एंड फिस्कल पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है इसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नॉट आरबीआई। क्लियर हुआ? फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट वित्त मंत्रालय करता है, आरबीआई नहीं करता है। आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को करता है। तो आंसर इज वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। और डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद, इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडिया के अंदर इंडियन सिटीजन्स की डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करता है? ठीक है, भेदभाव के, नागरिकों के साथ भेदभाव को लेकर डील करता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो इस आर्टिकल को लेकर एक मूवी भी आई थी, एक बहुत अच्छी मूवी इसके ऊपर बनाई गई थी, दैट इज आर्टिकल 15। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के नाम से ही मूवी बनी थी, आयुष्मान खुराना जी ने कास्ट किया थे उसमें। तो कौन सा आर्टिकल यहां पर बात करता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन को लेकर? आर्टिकल 15 कि भारत का संविधान क्या कहता है कि यहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर, उसके जाति को लेकर या किसी अन्य चीजों को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 किसकी बात करता है, किससे डील करता है? ये कुछ लोग हैं जो देख तो रहे हैं बट आंसर नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आंसर करिए। कमेंट सेक्शन में भी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं।
तो चैट में आंसर करिए। चलिए आर्टिकल 368 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 368 बात करता है यहां पर किसकी? संवैधानिक संशोधन की, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंडियन पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को पावर देती है ये क्या? संविधान को छेड़छाड़ करने की, संविधान को अमेंड करने की। तो राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 368 is related to constitutional amendments, that is part 20 of Indian Constitution। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस किताब के लेखक कौन है? अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। इस किताब के लेखक कौन है? अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। देखिए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, बेसिकली ये जो किताब है ये एक प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई है, एक प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई है। किस तरह एक मिलिट्री चीफ ने इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उसके साथ मिलजुल कर काम किया अच्छे लेवल पे। तो बेसिकली एक मिलिट्री चीफ ने यह किताब लिखी है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो कौन से प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी है मैं बता देता हूं, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। यह किताब वाजपेयी साहब के ऊपर लिखी गई है कि किस तरह से इन्होंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, किस तरह से यहां पर इन्होंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया है। तो अंकिता मुलिक, इनका कहना है सी। मनोज कुमार भी बोल रहे हैं सी। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, सी आप बता रहे हो बिपिन रावत। बिपिन रावत तो अभी अभी यहां से इस आर्मी पद के जो आर्मी के पद से गए हैं। बेसिकली अभी वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, पहले वो आर्मी जनरल थे। तो ये मैंने बताया ये किस प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई? अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो आर्मी जनरल होगा बेसिकली उसी ने ये किताब लिखी है। आर्मी जनरल या फिर एयरफोर्स के हेड या फिर नेवी के, किसी के भी हो सकते हैं, मिलिट्री चीफ की बात करी है। तो यहां पर ये जो किताब है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, ये किताब हमारे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के ऊपर लिखी गई। इसको लिखा है सुशील कुमार जी ने। सुशील कुमार, द फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन नेवी, द फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। इन्होंने ये किताब लिखी है किसके ऊपर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सुशील कुमार। सुशील कुमार इसका सही आंसर था। ये इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं सुशील कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से किस पार्टी ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था 1978 में? इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था 1978 में? बेसिकली देखो वही बनाएगा जिसकी सरकार होगी, तो इसको लेकर क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी सरकार थी उस वक्त। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर किसी ने प्रीवियस सेशन देखे हैं तो वो बड़ा इजीली इसका आंसर कर सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन किसने बनवाया? 1978 में। मनोज जी ने आंसर किया, मनोज जी ने आंसर दिया। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो जनता पार्टी सरकार ने 1978 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था। तो जनता पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिक्विड का टेम्परेचर, एक तरल का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक तरल का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बताइए सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। वेरी इजी मेथड, वेरी इजी। हमें क्या करना है? हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो साइंस से रिलेटेड बेसिकली ये क्वेश्चन है। टेम्परेचर कितना है लिक्विड का? 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें क्या करना है? इसको
डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में हमें वैल्यू दी हुई है, डेट इज 32 इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। यह 32 इधर आकर क्या हो गया, माइनस, तो हमारे पास क्या बचा, 32 माइनस 32 0, तो 1.8 सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 0। इसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। द राइट आंसर इज 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला, आपको कोई भी वैल्यू यहां पे दी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर कर उसको फ़ारेनहाइट से डिग्री में, सेल्सियस में, या फिर सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए, बहुत इंटेलिजेंट है सबके सब, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबके सब बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। चलिए, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कपास की खेती, कपास की खेती इनमें से किस रीजन में की जाती है बेसिकली, कपास की खेती? अरे भैया आंसर कीजिए, आंसर करो, कुछ बोलोगे तो ग्रो करोगे, ग्रो वही करता है जो बोलता है। बोलिए बोलिए, बताइए, चुपचाप से मत बैठिए, बोलिए। तो मनोज बोल रहे हैं कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ। तो जो बेसिकली यहां पर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन होता है, ये कच्छ के रन में नहीं होता, ये होता है कहां पे, डेक्कन प्लेट में। तो डेक्कन प्लेट इज द राइट आंसर। बेसिकली डेक्कन प्लेट में कॉटन की खेती ज्यादातर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे है? पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है? पिन वैली नेशनल पार्क। स्टैटिक क्वेश्चन, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे है? पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। अंकिता मुलिक बता रही है हमें, आंध्र प्रदेश। पिन वैली, तो देखिए पिन वैली की अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड, ठीक है। तो पिन वैली की अगर मैं बात करूं, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश, ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है, इनका नाम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर, बीजेपी की सरकार है। तो अमित कश्यप बता रहे हैं सी, नहीं अमित जी, हिमाचल प्रदेश, नॉट सिक्किम, हिमाचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, भारत सरकार ने 2018 में बेसिकली लॉन्च किया था क्या? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन किस लिए था? बेसिकली 60,000 ग्राम पंचायतों को। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या कहता है? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन कहता है कि हमें 60,000 ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी है। हमें 60,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। तो कब तक हमें इसको कंप्लीट करना है? कब तक हमें अपना ये टारगेट अचीव करना है? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली भारत सरकार, 7 लाख करोड़ रुपीस, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो देखिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या कहता है? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन कहता है कि हमें इंडिया की 60,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। कब तक प्रोवाइड करवानी है? 2022 तक, 2022 तक, जिसके ऊपर सरकार 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और 60,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। यह स्कीम 2018 में शुरू हुई थी, 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से यूएस पार्लियामेंट का नाम क्या है? यूएस पार्लियामेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? जैसे इंडियन पार्लियामेंट को लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है, वैसे यूएस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? यूएस पार्लियामेंट, यूएस की, अमेरिका की पार्लियामेंट। तो अमेरिका की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे। कांग्रेस, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है। जो लोअर हाउस होता है, नीचे वाला सदन, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स,
एंड जो अपर सदन है, उचला सदन, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ सीनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश टेरिटरीज को इंडिया में बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश टेरिटरी का, ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार करने के लिए इनमें से किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया? क्या वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, क्या वो लॉर्ड वेलेस्ले थे, क्या वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, क्या वो लॉर्ड डलहौजी थे? किसने इनमें से शुरू किया क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश सर का विस्तार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और फर्दर ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार इंडिया में करने के लिए ये किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच में इंडिया में ब्रिटिशर्स का विस्तार करने के लिए, ब्रिटिश एम्पायर का, इसको लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे एक उपाधि दी थी, एक टाइटल दिया था। तो इनमें से कौन सा टाइटल था, इनमें से कौन सा टाइटल जो था वो दिया गया किसको? महात्मा गांधी जी को दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। तो आंसर आ रहा है मेरे पास, क्या वो हिंद केसरी था, राय बहादुर राष्ट्रपिता की उपाधि, या फिर केसरे हिंद? तो बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे पास, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि 1915 में महात्मा गांधी जी को दी गई थी। 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो गांधी जी ने उसको वापस लौटा दिया, गांधी जी ने इस खिताब को वापस लौटा दिया। यह भी ध्यान में रखिएगा, कब वापस लौटाया? जलियांवाला बाग जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, उसके चलते हुए गांधी जी ने 1920 में ये अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, बड़े ध्यान से, फोकस से, आखिरी क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे? कन्याकुमारी में स्थित है क्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल? बेसिकली 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आज हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जीएस को लेकर। जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है डीआरडीओ एमटीएस के लिए। देखिए काफी बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या है। अभी डीआरडीओ ने एक नोटिफिकेशन दिया है, डीआरडीओ ने बोला है कि अभी हम एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। बेसिकली देखिए डीआरडीओ बताए या ना बताए, जब तक कंट्री के अंदर ये सिचुएशन है, हमारी जो कोरोना वायरस कोविड-19 ऑनगोइंग है, जब तक ये कोविड-19 बैलेंस नहीं होता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है, एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, ये टाइम ऐसा है आप अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो। रुकने का टाइम नहीं है कि हम अभी खुल जाए, पेपर की डेट आ जाए, हम फिर तैयारी करेंगे। बेटा अभी रुक गए ना तो पेपर की डेट आकर निकल भी जाएगी, क्योंकि पेपर की डेट आएगी, आज आ गई 15 दिन बाद पेपर है, ऐसे डेट आएगी जब भी आएगी। तो इसलिए रुको मत, अपनी तैयारी करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। जाओ क्लिक करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, अच्छा लगे तो फीडबैक दो, डाउट है तो हमसे पूछो। लाइव सेशन के अंदर रोज 4 बजे क्लास होती है, रोज 4 बजे क्लास होती है। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में, कहीं पे भी आप हमारे साथ जुड़िए, कहीं से भी। और अगर अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन डेली क्लासेस की आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। हाय राजकिशोर जी। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी डाउट है, जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है, तो आप पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी डाउट अगर है तो। मन में कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए, मन में अगर कोई सवाल होता है तो दुविधा उत्पन्न हो जाती है, किसी भी तरह की दुविधा नहीं रहनी चाहिए। फ्री माइंड होकर पढ़िए, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ।
ठीक है, टेंशन मत लो कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम हो जाएगा, बट पढ़ो। जब आप टेंशन लेके पढ़ते हो तो पढ़ा नहीं जाता है। 4 बजे बेटा, रोज 4 बजे, राजकिशोर जी 4 बजे, 4 बजे क्लास होती है रोज, 4 o'clock 4 PM। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।